बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम वी हैव लर्न सम पॉइंट्स। एनी पॉइंट डू यू वांट टू शेयर? एनीबॉडी? हम कैसे यूज़ करते हैं उर्दू राइटिंग में एंड इंग्लिश राइटिंग में। द सेकंड वन इज़ कि हमारी सिटिंग पोजीशन है वो 45 डिग्री तक होनी चाहिए। आपने हमें बताया था कुछ बच्चे क्लास में होते हैं वो बहुत ज़्यादा झुक के पढ़ते हैं या राइट करते हैं, तो उनको कैसे हम लोगों ने नेचुरल तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। एंड पेंसिल के बारे में आपने हमें बताया था कि हमारा जो पेंसिल है वो तकरीबन हमने पकड़नी है 1 इंच के फासले से। एंड उसके बाद आपने हमें स्ट्रोक्स बताए थे, वो जीम की हमें लाइंस कॉन्सेप्ट आपने दिया था स्ट्रोक्स के बारे में, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस एटसेट्रा। Excellent. Clapping for ma'am. Excellent ma'am. Thank you so much. Anyone else? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने हमें पॉइंट्स के बारे में बताया था कि हमने ग्रिप कैसे पकड़नी है। हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, हाफ पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट एंड होल पॉइंट। उसके अलावा हमने जब भी लिखना है 3 चीज़ों का हमने अपने माइंड में रखना है। वो हमारे पास है सिटिंग पोजीशन के, उसके बाद हमने डिस्टेंस का रखना है और हमने पेंसिल को ग्रिप किस तरह से करनी है। वेल डन, एक्सीलेंट, क्लैपिंग फॉर मैम। आज हम सीखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत से बच्चों की राइटिंग खराब इसलिए होती है उनको पता ही नहीं स्टार्ट कहां से करना है। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि हमने शुरू कहां से करना था, और उसके बाद उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि एंड कहां करना है। कोई लफ्ज है फॉर एग्जांपल उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल एक लफ्ज है जुम्बिश। क्या लफ्ज है? जुम्बिश। अब देखिए जुम्बिश को उन्होंने स्टार्ट किया, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है, जुम्बिश का शीन कहां से स्टार्ट हो रहा है? सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है? यस सर। जुम्बिश का सीन ये देखें, जीम यहां से स्टार्ट हुआ, सीन यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां इस लाइन से इस लाइन तक कितना डिस्टेंस है, और ये कहां चला गया? ये पूरा हिस्सा खाली क्यों है? तो उनको पता ही नहीं था कि जुम्बिश को स्टार्ट कहाँ से करते हैं और उसका अब सीन को तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, यूं, और ये सारा हिस्सा खाली छोड़ दिया। होना तो यहाँ से चाहिए था या यहाँ से चाहिए था जब जॉइंट्स में आते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और ऐसा उन्होंने नहीं किया, ऐसे हम सब ऐसे करते हैं। हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं चलता। वंस अगेन, हमारा जो सबसे अहम पॉइंट है, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ठीक होना शुरू हो जाए तो हमारा एंडिंग पॉइंट में भी नो प्रॉब्लम। अब हम कोई लफ्ज लिखना चाहें, जुम्बिश को ही लिखेंगे दोबारा। अगर लाइन के ऊपर रखना है तो यूं, और अगर हम इसको लाइन के नीचे लेंगे तो भी थोड़ा सा यूं। स्लाइटली लाइन से नीचे होगा, चूंकि मैं यहां पर लफ्ज बड़ी शक्ल में बना रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन के करीब से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। लफ्ज है मुश्किल। हवेदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, हवेदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा, परोना एक ही तस्वीर में इन सब बिखरे दानों को, जो ये मुश्किल है तो मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मुश्किल का हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लिया और उसका एंडिंग पॉइंट कहां था, यूं। इस तरह हमें बहुत सारे लेटर्स को, वर्ड्स को जब हम जॉइंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई और वर्ड्स जैसा कि कोशिश। अब कोशिश की ये लाइन हमारी बेस लाइन, कोशिश का वाव यहाँ आएगा यूं। शीन को आप कशिश में रखना चाहें तो यूं होगा, और अगर आप इसको यूं रखना चाहें, आपके माइंड में अनकॉन्शियस में नहीं, सबकॉन्शियस में ये बात होनी चाहिए। सबकॉन्शियस में
अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में फर्क जानिए। आपको पता होना चाहिए कि एसपी लिखते हुए कि लफ्ज का एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से होगा और फिर मैं इसको एंड कहाँ करूँगा। अगर आप सिर्फ ELC की प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। E, attention please, look at the board. ELC, इस छोटी ए को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने देखी छोटी ए में ठीक नहीं होता। दायरा जो है वो उल्टी तरफ से बनाना शुरू करते हैं। जैसे सी होता है ना, तो जो सी बहुत अच्छा बना लेगा उसका दायरा बहुत खूबसूरत बनेगा। दायरे का उसूल बताएं मुझे। जी मैम। यस सर, दायरा जब हम बनाते हैं तो अपनी कलम को उठाएं नहीं, उसी एक ही सीक्वेंस में चलें ताकि आपका हाथ की गुलाई जो है वो आसानी से चल सके। एक्सीलेंट आंसर। मैम के लिए क्लैपिंग करें। वेल डन, एक्सीलेंट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था सर्कल हमारी ड्राइंग, उर्दू राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट है, बेसिक स्ट्रोक है। आपकी प्रॉब्लम बताऊं, आपकी इन टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखिएगा, अब पता चल जाएगा। आप फिर आप खुद बताएंगे, मैं इसके बाद आंसर चाहूंगा आप लोगों से। ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे जिनको हमने सेलेक्ट किया उनमें भी थी ये प्रॉब्लम, देखिएगा। अब देखिएगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूं जी। अब कुछ पता चला? असल में आप लोगों ने किया क्या, आप लोगों ने ये किया, सीन यहां से लेकर यहां तक अलिफ नहीं होता, याद रखिएगा। लाम यहां से लेकर यहां तक अलिफ नहीं होता। दायरे का पहला उसूल समझ लीजिए, दायरा कभी लाइन नहीं होता, दायरा लाइन पर ट्रैवल नहीं करता। दायरा दोनों तरफ से बनाना आना चाहिए। क्यों? इंग्लिश हम लेफ्ट साइड से लिखते हैं, उर्दू हम राइट साइड से लिखते हैं, तो हमें दायरा दोनों साइड से, दोनों एंगल से बनाना आना चाहिए। यूं प्रैक्टिस भी करें उसकी और यूं प्रैक्टिस भी करें उसकी जी। अब इसी तरह हमें जब दायरा बनाना है तो हम उर्दू वाली साइड से भी उसकी प्रैक्टिस करें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आपको उसको। अब देखें, दायरा नज़र आया? किसी बहन ने ये कहा कि हमें उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। मेरी बहन, होता है। दायरा जहां से स्टार्ट होता है और जहां पर आगे एंडिंग पॉइंट मीट करता है वहां निशान नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका वहां निशान पड़ना शुरू हो गया तो इट्स मीन कि आपका दायरा ठीक नहीं बन रहा। जॉइंट, उसको जॉइंट ऐसा मिलाएं पता ना चले कहां से स्टार्ट हुआ। जैसा कि ये देखिए, हल्का सा निशान, हालांकि इससे भी ज्यादा बुरा निशान हो जाता है समटाइम, यूं, हाँ जी, सिरा नजर आने लग जाता है। आइए अब सीखते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, देखिएगा। दो लाइंस ड्रॉ की, दायरा दोनों लाइंस को टच कर रहा है, दोनों लाइंस को ट्रेवल नहीं कर रहा। आप ट्रेवल कर रहे थे यूं, ये इतनी इतनी लाइन आपकी ट्रेवलिंग लाइन थी। दायरा जस्ट क्या करेगा, अभी गौर कीजिएगा जरा, यहां पे ये नजर आ रहा है, ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, ब्लू। अब देखिएगा, यहां से लाइन से उठा हुआ है, यहां से भी लाइन से उठा हुआ है, यहां से भी लाइन से उठा हुआ है और यहां से भी। दायरा यहां पर गुलाई करके मूव करता है और यहां जस्ट वन पॉइंट पे टच कर। आपकी ड्राइंग अच्छी है, दायरा अच्छा कर ले। आपकी उर्दू अच्छी राइटिंग है, दायरा अच्छा कर ले। इंग्लिश राइटिंग अच्छी है। बहुत से टीचर्स के जी ठीक नहीं, जी सी ये आपके ठीक होने चाहिए, यूं, इस तरह सी भी यूं। देखिएगा, व्हाट इज दिस? अलिफ, बड़ा सा अलिफ। व्हाट इज दिस? लाम। चले अब देखें, मैंने हालांकि बड़ा बनाया है।
इधर आया, अब ठीक है। अब देखें ये क्या है, अब समझिएगा जरा। सीन यहां से लेकर यहां तक सीन अलिफ है, आगे दायरा गुलाई शुरू हो जाएगी और एंड तक गुलाई चलेगी। जो गलत होगा वो यहां तक अलिफ आएगा और फिर आगे गुलाई, वो गलत हो जाएगा। सीन का अलिफ, लाम का अलिफ यहां तक है, आगे गुलाई। स्वाद की प्रॉब्लम आई है बहुत ज्यादा, यूं नहीं होता, स्वाद यहां से ही होता है, यूं। ठीक है, सबा गलत है। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा यस क्वेश्चन। जी मैम। सर मैंने पूछना था कि सम टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा पेंसिल दबा के लिखते हैं और उसकी वजह से उनकी राइटिंग में मतलब बहुत ज़्यादा स्लो लिखना वो शुरू कर देते हैं, इसकी क्या वजह है? बच्चे को बोले बेटा दबा के नहीं लिखे, उसके नुकसान बताएं। दबा के लिखने की क्या नुकसान है? आपकी बैकबोन मसल्स दर्द हो जाते हैं, आपका बाजू थक जाएगा। जब दबा के लिखेंगे आपकी उंगलियां दर्द होना शुरू हो जाएगी, कलाई दर्द होगी, उसके निशानात अगले पेज पे जाना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास एक फीमेल है, उनका रजिस्टर है, आपकी एज की है, ये भी आपकी एज की है, यानी कि ये एक प्रोफेसर है और ये बड़ा अच्छा काम करती है, पंजाब कॉलेज की प्रोफेसर है एंड शी इज़ वेरी कमिटेड, वेरी पैशनेट। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, आप इसका काम देखिएगा। इनका काम देखने के बाद फिर ये कुछ चार्ट है, क्या लग रहा होगा क्या है इसमें? जिन्होंने इस तरह का काम किया विदन फ्यू मंथ्स, यानी कि मंथ्स के बाद यहां पहुंचते हैं। यहां पे ये इस सफर के बाद खुश कैलीग्राफी प्लस आर्ट दोनों चीजें। ये कैलीग्राफी है, बेसिकली ये कैलीग्राफी है और कैलीग्राफी में इसको मॉडर्न कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न कैलीग्राफी। लेट्स हैव अ लुक अनदर पीस। एंड ये जो रजिस्टर दिखा रहा हूं ना, उनका ये काम है, जिनका रजिस्टर दिखा रहा हूं उनका ये काम है। और मैं मुबशी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। उनका काम हमेशा यूनिक, वर्सटाइल, ग्रेट वर्क होता है। ये भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इन्होंने अभी इनकी स्टार्टर है ये ना। ये भी मैम इन्होंने, हालांकि ये हमारे इस ग्रुप में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनका काम देख सकते हैं जी। मीम, मीम बेसिकली होता कैसे है, जब हम इसको छोटा करके लिखते हैं तो यूं लिखते हैं। ये मैंने बड़ा बनाया ना इसलिए ऐसे लग रहा है, यूं। कोशिश कर इसका मुंह ना खोले, यूं गलत है। इसका मीम का मुंह यूं। हल्का सा इसको जो है ना आप यूं छोटी सी त्रिकोण से बना सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, जल्दी ठीक कर ले इसको। मीम की प्रॉब्लम्स देखें, मीम की प्रॉब्लम्स क्या है? आप लोगों ने पता क्या प्रॉब्लम की है मीम की? आपने मीम की प्रॉब्लम की है, आपको मीम से जॉइंट्स नहीं बनाने आते, मीम के साथ जॉइंट्स नहीं बनाने आते। मीम मोहम्मद का जॉइंट ये गलत है। आज एक उसूल याद रख ले, उसूल, और बेशक इसको बाद में लिख भी लीजिएगा। उसूल क्या है? मीम के साथ जब भी हे जीम चे खे, जीम के खानदान में से कोई भी आएगा, या हे जो हाथी वाला होता है उसमें से कोई आएगा, तो मीम हमेशा सीधा आएगा, उल्टा नहीं। देखिए
मीम सीधा, हे आया जी, बोलिए आगे, महर, मीम सीधा, और बोलिए, महफिल, मीम चे बोले, मीम के साथ चे के साथ कोई लफ्ज, चले, मजलिस, ये ले, मीम सीधा, मच्छर। मुझे ये बताएं कि क्या हमारे बच्चों को कैलीग्राफी की ज़रूरत है या हैंड राइटिंग की ज़रूरत है? आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग, नॉट कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक लंबा सफ़र है और कैलीग्राफी का स्टार्ट हमेशा हैंड राइटिंग से होता है। मैं आपको यहाँ पर कैलीग्राफी की क्लास का जो सफ़र है ना, वो आप हैंड राइटिंग के सफ़र के बाद लेकर चले। और हमारे बच्चों को कैलीग्राफी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को गुड हैंड राइटिंग, बेटर हैंड राइटिंग चाहिए। ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आपके काम आएंगे। आप कैलीग्राफर बनना चाहते हैं तो काम आएंगे, आप कैलीग्राफर नहीं बनना चाहते, सिखाना चाहते तो भी काम आएंगे। आइए देखते हैं। नंबर वन, ये कुछ पॉइंट्स हैं। आपने किसी की राइटिंग को जज करना है। किसी की राइटिंग को जज करेंगे तो कैसे जज करेंगे? 5S फार्मूला। नंबर 1S, सबसे पहले देखें बच्चों की शेप। सबसे पहले क्या देखेंगे? शेप को समझिए। अगर आपको शक्ल खुद समझ आती है तो आप उसको बता सकते हैं, बेटा ये शेप ऐसे नहीं होती, यूं होती है। शेप को समझाएं उनको। आप कभी बच्चे को मैंगो एप्पल समझाना चाहेंगे तो कैसे समझाएंगे? आप मैंगो एप्पल दिखाएंगे, आप उनको शेप दिखाएं। मैं ELC से बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन ELC को भी नहीं पता होता कि मैं क्या क्या सीखता हूँ। हमें बहुत कुछ मिल जाता है क्योंकि हम तलाश में रहते हैं। आप लोग तलाश में नहीं रहते, इसलिए आप लोग टीचर्स नहीं बन पाते। टीचर उस दिन टीचर नहीं रहा जिस दिन वो स्टूडेंट नहीं रहा। आप लोग स्टूडेंट बने, बी अ गुड स्टूडेंट। शेप सीख। नंबर 2S, स्पेस। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। स्पेस, बच्चों को मार्जिन का नहीं पता चलता। कितनी स्पेस, 1 लिटिल फिंगर, 1 फिंगर, 2 फिंगर, कितनी स्पेस देनी है अल्फाज में। एक लाइन पर कितने अल्फाज होने चाहिए इंग्लिश के, और एक लाइन पर कितने अल्फाज होने चाहिए उर्दू के, हम नहीं बताते। आप क्लास में ये लिख ले, पॉइंट लिखे, क्लास में ये तय कर दें। हमारी क्लास का कोई भी बच्चा एक लाइन पे 8 लफ्ज से नीचे नहीं लिखेगा, 7 लफ्ज से नीचे नहीं लिखेगा, और उससे ज्यादा भी नहीं लिखेगा। 8 लफ्ज। आपकी चेकिंग आसानी, बच्चे के लिए काम करना आसान। कंपल्सरी कर दे क्लास में कि आप लाइन पर सिर्फ 9 वर्ड्स लिखेंगे। उर्दू के और इंग्लिश के 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इंग्लिश के कम लिखे जाते हैं, उर्दू के ज़्यादा लिखे जा सकते हैं। तो आप उसको तय कर दें जो आपको अच्छा लगता है, साफ लगता है। स्पेस। नंबर 3, एस फॉर, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, साइज। एस फॉर साइज। बच्चों की हम जब क्लास लेते हैं, बच्चों को बताते हैं तो हम हाथों को चेक करते हैं, हाथों से अंदाज़ा लगाते हैं बच्चे बड़ा लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, खुला लिखेंगे, तंग लिखेंगे, कैसा लिखेंगे। तो साइज से पता चलता है। तो बच्चों के साइज देखें, राइटिंग के साइज कैसे हैं, क्या उनकी राइटिंग बड़ी है, छोटी है, दरमियानी है, अच्छी है, वो सारा कुछ। उसके बाद नंबर 4S, नो, इसका ताल्लुक आपकी पेपर के साथ है। स्पीड। अब हमने जब असाइनमेंट करवाई तो हमारे 8 स्टूडेंट्स, 8 टीचर ने जल्दी कर लिया, बाकी टीचर्स ने लेट किया, या लेट नहीं हो कहेंगे हम उनको, उनकी काम करने का स्टाइल। ऐसी क्लास में भी प्रॉब्लम होती है। स्पीड को चेक करें। आपके पास क्या पैरामीटर है? क्या आपने जज कर लिया कि ये अच्छा है, इसने जल्दी किया, और वो अच्छा नहीं, उसने जल्दी नहीं किया? नो, ये पैरामीटर आप सेट नहीं कर सकती, इस पर डिबेट हो सकती है। और ELC जो क्वेश्चंस इनके सेशंस होते हैं ना, उनमें ये कुछ डिबेट्स रखे कि अगर हम किसी चीज़ को पैरामीटर क्यों बनाते हैं, हमने किस चीज़ को स्टैंडर्ड बना लिया, स्टैंडर्ड कैसे बना लिया हमने 2-3 लोगों को देखा तो हम उसको जजमेंटल हो जाते हैं, हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जी दिस इज पैरामीटर। एंड द लास्ट वन इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस, अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में आप 2 चीजें ऐड कर ले। एक, नंबर 1 कि आपको जैसे कबर्ड में सीक्वेंस के साथ चीजें रखते हैं, जैसे कि ये हमारा एक सीक्वेंस देखें, ये टेबल का सीक्वेंस देखें,
ऐसे हमारी राइटिंग का भी सीक्वेंस होता है, इसको आप आम अल्फाज में प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। बेटा सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए, बी के नीचे बी आना चाहिए, सी के नीचे सी आना चाहिए, और एक सीक्वेंस हो, स्पेस को इक्वली मैनेज करे, सीक्वेंस 1 2 अच्छा नजर आना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है इधर सर मैं ले सकता हूँ क्वेश्चन? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओ सर, मैं तो सर का क्वेश्चन जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे भाई बहनों में बैठे तो उनको तो भी बोलना चाहिए। सर उस्मान, आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया जी? सर आप बताइएगा, पहले आप कर लीजिए। सर पूछना था कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बिल्कुल ठीक नहीं होती। जी एवरेज बच्चों की ठीक होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी राइटिंग ठीक नहीं होती। उनको राइटिंग ठीक करवाने के लिए हम क्या करें? इनको मतलब कायदा कोर्सेज तो नहीं करवा सकते, क्लास में ना ही इतना टाइम होता है, उसके लिए बता दें कि टीचर्स कैसे उनको गाइड करें ताकि उनकी राइटिंग। सर आप उस दिन आए हुए थे? उस दिन आए हुए थे? अच्छा, उस दिन मैंने ये बात बताई थी कि आप अगर क्लास में बच्चों की राइटिंग ठीक करवाना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल आसान तरीका ये है कि आप उनको 2 लाइनों में रखें। पहली बात ये है, स्ट्रोक्स सिखाएं, आड़ी तिरछी लाइन, सीधी लाइन, सर्कल्स। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको कैलीग्राफी का टीचर कैलीग्राफी नहीं दिखाता, लेकिन दूसरा टीचर बताता है अपना फ़र्ज़। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग। कोच का काम क्या होगा? आएगा, सिलेबस पढ़ाएगा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। कोच, टीचर क्या करता है? टीचिंग इज़ मच मोर देन दैट अ कोचिंग। टीचिंग कोचिंग से कहीं आगे की चीज़ है। मुझे याद है आपका जो क्वेश्चन है उसका मेरा जो सिरा है वो जाके हमारे सर हैं, सर आरिफ साहब हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और हमें बोला क्या कहते थे, बेटा आप लोगों की राइटिंग्स अगर ठीक करना चाहते, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अगर राइटिंग ठीक करना चाहते हैं तो जब भी फ्री बैठे ना 1 1 और 0 0 बनाते रहे। जब भी फ्री बैठे सिंगल लाइन्स सर्कल, सिंगल लाइन्स सर्कल। अपनी लाइन सीधी करें, अपना सर्कल ठीक करें, अपनी लाइन सीधी करें, अपना सर्कल ठीक करें। इससे भी आपके हाथ में सफाई आना शुरू हो जाएगी। बच्चों को पहले स्ट्रोक्स करवाएं, फिर उसके बाद उनके हरूफ ठीक करवाएं, और उनको बोलें कि आप 2 लाइन्स में रहें और खुला खुला लिखें। जिन बच्चों की राइटिंग प्रॉब्लम्स उनको बोले खुला खुला लिखा करें, उनको खुला खुला लिखवाया करें। उनको उन पर कंपल्सरी न करें कि देखो तुमने ऐसा लिखा और उसने ऐसा लिखा। बातें तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी बातें बतानी होती हैं। आप कोशिश करें, उनको बोले खुला लिखें, उनको बोले लाइन छोड़ के लिखें, उनको बोले एक सफ़े पर लिखें, उसकी बैक पे ना लिखें, फिर अगले फ्रंट पे चले जाएं। ये भी एक बड़ी अहम बात है। हर सफ़ा फिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट पे लिखवाया, उसकी बैक पे ना लिखवाएं, आगे लिखवा लें। बच्चा साफ काम को भी पसंद करता है। और बच्चों, आप लोग टीचर्स हैं, आपको एक आखिरी टिप देता चलूँ, हमेशा अपने बच्चों को एक्सीलेंट, सुपर, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, वेल डन, ग्रेट, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, ये वर्ड्स उनको दिया करें। सिर्फ गुड ना दिया करें। और स्टार, मैंने जो आपको स्टार दिए हैं ना, ये रेडीमेड स्टार नहीं है जो हम देते हैं अक्सर। मैंने ये ट्विंकलिंग स्टार बनाए हैं जो ट्विंकल कर रहे हैं ना। तो आप बच्चों को थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड करें, बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, अच्छा फील आना चाहिए। ELC वाले वैसे ही क्रिएटिव हैं, मुझे खुशी होती है, लेकिन आप लोग मज़ीद कुछ सोचें। आपके कंधों पर कुछ जिम्मेदारी हैं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।